हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहली खास बात है इस वीडियो की कि अभी से ही इस वीडियो को अपने प्लेयर में मिनिमम 1.5x स्पीड पे कर लीजिए। ये वीडियो आपको कम से कम 1.5x स्पीड पे देख के क्या करना है, कंप्लीट करना है। सेकंड बात है, रिवीजन करा रहा हूं। टॉपिक है हमारा असेसमेंट ऑफ एओपी। असेसमेंट ऑफ कौन सा है? बीओआई है। यहां पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवीजन करा रहा हूं और जो न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, एज यूजुअल हैं, वो हमारी ड्राइव पे क्या होते हैं, हर टॉपिक के अवेलेबल हो ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं। एओपी क्या होती है? तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में टू और मोर पर्सन होते हैं। वैसे टू और मोर पर्सन से आपको मिलके क्या बनानी चाहिए थी? फर्म बनानी चाहिए थी या फिर आपको बनानी चाहिए थी कंपनी। लेकिन आपने सोचा फर्म बनाएंगे तो फर्म पे 30% की क्या है, टैक्स रेट है। कंपनी पे भी जनरली तो बात करें 30-25% की टैक्स रेट है। तो आपने बना लिया एसोसिएशन ऑफ कौन सा? पर्सन। बच नहीं जाओगे लेकिन। तो टू और मोर पर्सन है। वॉलेंटरली क्या करते हो? ज्वाइन करते हो। क्यों करते हो ज्वाइन? किसी कॉमन एक्शन, काम के लिए, वेंचर के लिए, या किसी कॉमन पर्पस के लिए। तो वो कहलाता है एसोसिएशन ऑफ क्या है? पर्सन। जिस तरीके से फर्म के अंदर भी कुछ डिसअलाउंस होती है, ठीक है, सैलरी की, बोनस की, कमीशन की, रेम्युनरेशन की, इंटरेस्ट की, तो उस तरीके से एओपी में भी क्या है? डिसअलाउंस है। लेकिन यहां की डिसअलाउंस कैसी है? वो 40 क्लॉज बी ए से है। अब एओपी बीओआई ने अपने किसी भी मेंबर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हो, सैलरी का पेमेंट करा हो, बोनस का पेमेंट करा हो, कमीशन का पेमेंट करा हो और रेम्युनरेशन का पेमेंट करा हो, तो वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन विशेष बात यह है कि डिसअलाउ सिर्फ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और क्या होगा? रेम्युनरेशन होगा। अगर एओपी बीओआई अपने मेंबर को क्या कर रही है? रेंट का पेमेंट कर रही है, तो उस केस के अंदर डिसअलाउंस का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एओपी ने अपने मेंबर को इंटरेस्ट का क्या करा? पेमेंट करा। और उसी मेंबर से क्या लिया? इंटरेस्ट ले भी रही है। जैसे कि ड्राइंग पे ले रही है, मेंबर को लोन दिया था तो उससे क्या ले रही है? इंटरेस्ट ले रही है। तो जिसको इंटरेस्ट दे रही है उससे इंटरेस्ट क्या कर रही है? ले भी रही है। तो ऐसी स्थिति में हम आपका पूरा इंटरेस्ट डिसअलाउ नहीं करेंगे। हम आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उसको आईओ जितना भी एक्सेस इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं उसको क्या कर देंगे? डिसअलाउ कर देंगे। जैसे हमने आपको 15,000 रुपए का ब्याज दिया मेंबर को और उसी सेम मेंबर से 12,000 रुपए का ब्याज लिया, तो हम पूरे 15,000 को डिसअलाउ नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3,000 रुपए को डिसअलाउ कर देंगे। लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम 12,000 रुपए का ब्याज दे रहे हैं और आपसे 15,000 रुपए का ब्याज ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम आपसे ज्यादा ले रहे हैं तो जो ज्यादा ले रहे हैं उसको आईओएस हेड में क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। ओके। अब यहां पर आते हैं। जैसा एक्सप्लेनेशन फर्म के अंदर था वैसा ही एक्सप्लेनेशन एओपी बीओआई के अंदर है। ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई इंडिविजुअल है जो एओपी बीओआई के अंदर मेंबर है, लेकिन वो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेंबर नहीं है, मतलब वो मेंबर है ऑन बिहाफ ऑफ किसी थर्ड पर्सन के या फिर फॉर बेनिफिट ऑफ किसके लिए? अदर पर्सन के बिहाफ पे वो क्या है? मेंबर है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है, एओपी बीओआई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है उस मेंबर को, लेकिन विशेष बात है कि वो पेमेंट अदरवाइज देन एज इन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, मतलब उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, जबकि वो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में बनाए। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी डिसअलाउंस नहीं होगी। ऐसी स्थिति में कोई डिसअलाउंस नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि आप हो कौन से? रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में क्या हो? मेंबर हो। हम आपको दे रहे हैं कौन सी कैपेसिटी में? इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो क्या होगा? नो डिसअलाउंस। लेकिन विशेष बात यह है, ये एक्सप्लेनेशन ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या है? इंटरेस्ट है। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन के रेस्पेक्ट में ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा? डिसअलाउ होगा। वन मोर एक्सप्लेनेशन देखते हैं रिवर्स करके।
अगेन इंडिविजुअल क्या है, एओपी बीओआई में मेंबर है, लेकिन वो इस बार मेंबर अदरवाइज इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेंबर बना हुआ है। और एओपी बीओआई उसको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट किस में कर रही है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कर रही है। तो अगेन खास बात यह है, और क्या खास बात है कि कोई भी क्या नहीं होगी, डिसअलाउंस नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि आप मेंबर हो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, इंटरेस्ट क्या होगा, डिसअलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर यही सैलरी होती तो क्या होता, डिसअलाउ होता। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप मेंबर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हो और आपको ब्याज भी किस में मिल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ही मिल रहा है, तो वो ब्याज क्या होगा, डिसअलाउ होगा, सैलरी तो डिसअलाउ होनी ही थी। अगर आप मेंबर हो इंडिविजुअल कैपेसिटी में और आपको ब्याज भी मिल रहा है किसमें, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो क्या होगा, डिसअलाउ होगा, और सैलरी तो डिसअलाउ होना ही था। ओके, तो ये आपको अच्छे से क्या कर दिया, समझा दिया। अब आपको सिखाते हैं कि एओपी बीओआई पे टैक्स रेट क्या होती है। तो समझ लीजिए, 2 और मोर पर्सन बन के फर्म बनती है, तो फर्म पे भी 30% टैक्स रेट प्लस सरचार्ज और सेस भी होता है। ओके, अगर आप कंपनी बनाते तो भी 30% टैक्स लगता, प्लस सरचार्ज लगता, प्लस क्या लगता, सेस लगता। वैसा ही कुछ यहां पर होने वाला है। खास बात यह है, खास बात यह है, सबसे पहले देख लेते हैं, अगर मेंबर का शेयर, ठीक है, हर इंडिविजुअल मेंबर का जो शेयर है, अगर नोन और क्या नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं है, नोन नहीं है और डिटर्मिनेट नहीं है, इनडिटर्मिनेट है, तो ऐसी स्थिति में हम आपको सल्टाएंगे, फर्म बना लेते, कंपनी बना लेते। नहीं बनाई आपने तो आप बच नहीं जाओगे, और आपने तो क्या करा, शेयर भी क्या है, नोन नहीं है, डिटर्मिनेट नहीं है। तो सुनिए अब क्या होगा, अगर आपके मेंबर में से एक भी मेंबर ऐसा है, एक भी मेंबर ऐसा है जो फॉरेन कंपनी है, मतलब जिसके लिए इंडिविजुअल टैक्स रेट एमएमआर से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, हायर देन एमएमआर है, तो हम आपके पूरे एओपी को क्या कर देंगे, अब सल्टा देंगे। हम आपके पूरे एओपी को सल्टा देंगे, और कैसे सल्टाएंगे, हम आपकी एओपी की टोटल पूरी इनकम पे उस हाईएस्ट रेट से टैक्स लगा देंगे। हाईएस्ट रेट कितनी होगी, 40% होती है फॉरेन कंपनी पे, प्लस 5% हाईएस्ट सरचार्ज होता है, और 4% क्या होता है, सेस होता है। ये कोई आ जाएगा हमारा कितना, मैं भी देख लेता हूं, तो 40% प्लस 1.05 1.04, तो ये हो जाता है 43 पॉइंट कितना, 68%। ठीक है, तो सल्टा दिया हमने। अच्छा, मान लीजिए अगर आपकी एओपी के अंदर एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कि क्या हो, फॉरेन कंपनी हो, मतलब कहने का कि जिसकी इनकम एमएमआर की रेट से ज्यादा पे टैक्सेबल हो, ऐसा एक भी मेंबर नहीं है, वो फॉरेन कंपनी होते हैं। तो फॉरेन कंपनी मेंबर नहीं है तो भी सल्टाएंगे हम, तो फर्म नहीं बनाई थी, कंपनी नहीं बनाई थी, बच नहीं जाओगे। ओके, सल्टाएंगे, और पूरी इनकम पे किस रेट से लगाएंगे, एमएमआर की रेट से ही लगाएंगे, क्योंकि किसी का शेयर डिटर्मिनेट ही नहीं है, किसी का शेयर नहीं है, तो पूरी एंटायर इनकम पे क्या लगाएंगे, एमएमआर पे। और अगर एक भी फॉरेन कंपनी हो जाती तो एंटायर इनकम पे हम उस फॉरेन कंपनी वाली रेट से क्या लगाते, एओपी पे क्या लगाते, टैक्स लगाते। अब हम आते हैं, अगर शेयर क्या है, नोन है और क्या है, डिटर्मिनेट है, बस एक ही केस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। वो रिलैक्सेशन क्या है, पहली बात, कोई भी मेंबर फॉरेन कंपनी तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब ऐसा कोई मेंबर नहीं होना चाहिए जिसकी खुद की टैक्स रेट एमएमआर की रेट से क्या हो, ज्यादा हो, ऐसा तो कोई होना ही नहीं चाहिए। ओके, और बाकी जो मेंबर भी हैं, जो मेंबर भी हैं, उनमें से किसी की भी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या ना हो, ज्यादा ना हो। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इंडिविजुअल्स पे होती है, फर्म पे तो होती नहीं है, कंपनी पे तो होती नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर वो केस है कि जहां सबका शेयर नोन है, डिटर्मिनेट है, और सारे के सारे मेंबर्स मान लो इंडिविजुअल हैं, और किसी भी इंडिविजुअल की टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा भी नहीं है, किसी की भी नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में अब एओपी बीओआई पे जो टैक्स लगेगा वो इंडिविजुअल की जो नॉर्मल रेट होती है, इंडिविजुअल की जो नॉर्मल स्लैब रेट होती है, उस रेट से लगेगा। बस एक ही केस ऐसा है जहां पर आपके
स्लैब रेट से क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। वो कब है, जब आप सारे के सारे मेंबर इंडिविजुअल हो, कोई भी फॉरेन कंपनी नहीं हो, कोई भी फर्म नहीं हो, कोई भी इंडियन कंपनी नहीं हो, और आपकी किसी की भी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से क्या नहीं हो, ज्यादा भी नहीं हो, किसी की भी नहीं हो, तो फिर ऐसी स्थिति में एओपी पे स्लैब रेट से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। एल्स नहीं तो बच नहीं पाओगे। क्या नहीं बच पाओगे, अगर आपका एक भी मेंबर ऐसा हुआ कि जिसकी खुद की टोटल इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा, एक भी मतलब वन और मोर मेंबर, एक की भी टोटल इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है, हाँ कोई भी उसके अंदर क्या नहीं है, फॉरेन कंपनी नहीं है, कोई भी फॉरेन कंपनी नहीं है, फर्म हो सकती है, इंडियन कंपनी हो सकती है, या फिर कोई इंडिविजुअल हो सकता है कि जिसकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा हो, तो अब हम सल्टाएंगे। फर्म नहीं बनाई थी, कंपनी नहीं बनाई थी, बच नहीं जाओगे, सल्टाएंगे। और कैसे सल्टाएंगे, अब हम आपकी पूरी इनकम पे एमएमआर की रेट से ही क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। एमएमआर की रेट मालूम है ना, 30%, 37% और प्लस कौन सा परसेंट है, 4% लगाएंगे, तो बच नहीं पाए ना, ठीक है ना, बिल्कुल सल्टाएंगे। क्यों नहीं बनाई फर्म, 2 और मोर पर्सन बन रहे तो फर्म बनानी चाहिए थी, कंपनी बना लेते, ठीक है, तो बच नहीं जाओगे। और अगर आपके एक भी मेंबर क्या हो गया, फॉरेन कंपनी हो गया, जिसकी खुद की इंडिविजुअल की खुद की मतलब खुद की टैक्स रेट क्या हो, एमएमआर से क्या हो, ज्यादा हो, मतलब 40% वाली क्या हो टैक्स रेट हो, प्लस 5% सरचार्ज, 4% सेस वाली, खुद की रेट ही इतनी हो, तो अब हम क्या करेंगे, शेयर तो आपका नोन है, तो आपका जितना शेयर है, फॉरेन कंपनी वाला जितना क्या होगा, शेयर होगा, उस पे तो उस हाईएस्ट रेट से टैक्स लगा देंगे, जो अभी शायद 43 पॉइंट क्या लगा था, 68 लगा था। और बाकी जो मेंबर्स का रिमेनिंग शेयर होगा, सल्टाएंगे, और किस रेट से सल्टाएंगे, बाकी की बैलेंस इनकम पे एमएमआर की रेट से सल्टाएंगे, तो सल्टा दिया बस। तो अगर ये चीज मन में रखोगे तो कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज ही क्या रहेगा, एक बार भी जब पढ़ा होता तो हमेशा ही याद रहता। हाँ, विशेष बात यहां पर आपको बता देता हूं कि यहां पर जब बार बार मैं बोल रहा था कि मेंबर की टोटल इनकम है बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, या एक की इनकम भी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है, तो यहां मेरी टोटल इनकम बोलने का मतलब था कि एओपी की इनकम में जो आपका शेयर है उसको अभी हमने इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि एओपी की इनकम में शेयर निकालना अभी हमने सीखा ही नहीं है। तो अभी इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम का मतलब है कि जो शेयर ऑफ इनकम होगा किसका, एओपी बीओआई का, उसको हमने अभी क्या कर रखा था, एक्सक्लूड करके देखा था कि आपकी बाकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है कि नहीं है। एमएमआर का मतलब 30% सरचार्ज और सेस हो गया, ये रहा। अब एक बात समझिएगा, ठीक है, 111 ए जो सेक्शन होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला, 112 ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होते हैं वो ओवरराइडिंग सेक्शंस होते हैं। तो अगर एओपी बीओआई को 111 ए वाला या 112 या 112 ए वाला कैपिटल गेन है, तो उस इनकम पे उसी स्पेशल रेट से ही क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है। तो स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा 111 ए, 112 और 112 ए वाली इनकम पे। अब ध्यान से समझिएगा, अगर एओपी बीओआई को लॉस होता है तो वो लॉस जो है मेंबर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, वो लॉस खुद एओपी बीओआई ही क्या करेगा, कैरीड फॉरवर्ड करेगा। सेम बात फर्म में होती है कि फर्म का लॉस फर्म ही कैरीड फॉरवर्ड करती है, उसी तरह से एओपी बीओआई का लॉस है वो खुद ही क्या करेंगे, कैरीड फॉरवर्ड करेंगे, मेंबर क्या नहीं करेंगे, कैरीड फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ओके, अब आपको सिखाता हूं कि एओपी बीओआई की इनकम में मेंबर अपना शेयर कैसे निकालेगा, ठीक है ना, कैसे निकालेगा अपना शेयर। तो आइए शेयर निकालना सिखाता हूं आप। यस, तो आइए शेयर निकालते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है शेयर निकालना, बहुत लॉजिकल है, एक बार सुन लो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो क्या करो, पहले एओपी बीओआई की क्या कर लो, उनकी टैक्सेबल इनकम निकाल लो। जैसे निकालते हैं ना, जो एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं उन्हें अलाउ करके, जो डिस अलाउ होते हैं उनको डिस अलाउ करके, तो आप एओपी बीओआई की टैक्सेबल इनकम निकाल लो जैसे निकाली जाती है कि जो जो एक्सपेंडिचर डिस अलाउ है उन्हें डिस अलाउ कर दो, जो जो अलाउ होते हैं उन्हें अलाउ कर दो, कर दिया। अब इसमें से लेस कर लो जितनी भी सैलरी और इंटरेस्ट उन्होंने क्या करा हुआ है, पे करा हुआ है, लेस कर लो। क्यों, क्योंकि बच्चों समझो बात को, इंटरेस्ट और सैलरी कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटी जाती है। जो काम करता है सिर्फ उसी को सैलरी मिलेगी। ओके, जिसने क्या दिया होगा, एओपी को लोन वोन दिया होगा, ब्याज सिर्फ क्या मिलेगा, उसी को ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में सैलरी और कभी भी ब्याज पीएसआर रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो नहीं बटेगा ना। तो एक काम करो,
कि अभी जो आपने क्या निकाली है, एओपी बीओआई की इनकम निकाली है, इस इनकम को निकालते समय ध्यान है ना, इंटरेस्ट और सैलरी डिसअलाउ होता है, 40 क्लॉज बी से डिसअलाउ कर दिया था, इनकम निकाल ली। अब उसको लेस कर लो। लेस क्यों कर लो? क्योंकि ये अमाउंट पीएसआर रेशियो में नहीं बटेगा, इसलिए लेस कर लो। तो कर लिया लेस आपने। एग्रीगेट ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट जो आपने क्या दी है, मेंबर्स को दिए, निकाल लिया। अब जो अमाउंट आ रहा है, अब जो अमाउंट आ रहा है, उस अमाउंट को आप क्या कर लो, अलोकेट कर लो। अलोकेट कर लो किसके अंदर? अपने मेंबर्स के पीएसआर रेशियो में। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये निकाल लिया। हाँ, अब जो सैलरी सैलरी आपको मिली थी ना, जिन जिनको मिली थी और जिन जिनको जितना जितना इंटरेस्ट मिला था, तो वो अपनी अपनी टोटल इनकम में उसको क्या कर ले, ऐड कर ले। तो ये तो शेयर आ गया था आपका पीएसआर रेशियो में, और आपको एओपी बीओआई से जिसको जितनी सैलरी मिली और जिसको जितना ब्याज मिला वो अपने अपनी टोटल इनकम में ऐड कर ले। और अब जो अमाउंट आ रहा है, इस अमाउंट को बोला जाता है कि आपकी एओपी बीओआई की टोटल इनकम में आपका इतना शेयर है। ठीक है, एक तो जो पीएसआर रेशियो में क्या हुआ बटा वो, और दूसरा कौन सा, सैलरी और इंटरेस्ट जिसको मिला जो, ये होने के बाद में बोला जाएगा कि इस मेंबर का इतना क्या है, शेयर है, इस मेंबर का इतना शेयर है। मान लीजिए किसी मेंबर को सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मिला, उसको उसको कोई सैलरी भी नहीं थी, उसको कुछ क्या नहीं था, ब्याज भी नहीं था, उसका शेयर सिर्फ ये रहा। ओके, अगर किसी मेंबर को मान लीजिए पीएसआर रेशियो में तो मिला, उसको प्लस क्या मिली, सैलरी मिली, उसको कुछ ब्याज नहीं मिल रहा था, तो ये उसका क्या हो गया, शेयर हो गया एओपी के बीओआई की इनकम के अंदर। किसी मेंबर को पीएसआर रेशियो में तो मिला, उसको सैलरी नहीं मिल रही, उसको क्या मिल रहा था, ब्याज मिल रहा था, तो ये उसका एओपी बीओआई की इनकम में क्या हो गया, शेयर हो गया। तो शेयर निकालना सिखा दिया आपको, ठीक है ना, शेयर निकालना सिखा दिया। अब एक बात समझिएगा, जब मेंबर अपनी खुद की टोटल इनकम निकालेगा, टोटल इनकम निकालेगा, तो उसने अगर एओपी की इनकम में कमाने के लिए कहीं से लोन लिया होगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एओपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कहीं से लोन लिया है, तो उसको लोन की क्या मिल जाएगी, ब्याज की डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर कोई भी इंटरेस्ट क्या है, पेड है बाय द मेंबर, मेंबर क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है किस पे, कोई इसने कैपिटल बोरोड करा होगा। क्यों बोरो करा होगा? क्योंकि उसने एओपी बीओआई में जो इन्वेस्ट करा, उसके लिए उसने कहीं से क्या लिया, लोन लिया, कैपिटल बोरोड करा। तो उस पे जो ब्याज का वो पेमेंट कर रहा है, उसकी उसको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, किसमें से, फ्रॉम हिज शेयर ऑफ, किससे, इनकम में से। ठीक है ना, उसको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। अब यहां पर इस रिवीजन कॉन्सेप्ट का सिर्फ और सिर्फ लास्ट पॉइंट है, बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, और लॉजिकल पॉइंट ये है कि जब एओपी बीओआई खुद टैक्स दे रही है, फॉरेन कंपनी की हायर रेट से टैक्स दे रही है, एमएमआर की रेट से क्या दे रही है, टैक्स दे रही है, ओके, और मान लीजिए स्लैब रेट से टैक्स दे रही है, तो ऑलरेडी जब वो क्या दे चुकी है, टैक्स दे चुकी है, तो हमको रिबेट मिलनी चाहिए। उसी तरह से जैसे फर्म अपनी टोटल इनकम पे टैक्स देती है, तो फर्म की टोटल इनकम में जो पार्टनर का शेयर होता है वो सेक्शन 10 क्लॉज 2A से एग्जम्प्ट होता है। तो उसी तरीके से एओपी ने अपनी टोटल इनकम पे टैक्स दे दिया, तो उसकी टोटल इनकम में जो मेंबर का शेयर होगा, उसके मेंबर को 86 सेक्शन से रिबेट मिल जाएगी। क्या मिलेगी, रिबेट मिलेगी। अब देखिएगा कैसे, अगर एओपी बीओआई की खुद के इनकम पे कौन सा टैक्स रेट लगा हो, एमएमआर लगा हो, या फिर एमएमआर से भी ज्यादा, मान लीजिए वो 43.68 की रेट से क्या दिया हो, खुद ने अपनी टोटल इनकम पे टैक्स दे दिया हो, तो अब मेंबर को क्या रिबेट है, कि मेंबर को रिबेट ये है कि वहां से जो उसका शेयर है वो उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करना, करना ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इस रेट से टैक्स दे चुके हैं। इससे ज्यादा टैक्स रेट तो होती ही नहीं है इनकम टैक्स में, तो वो ऑलरेडी इस रेट से टैक्स दे चुके हैं, तो अब हम पे तो टैक्स देना बनता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहां से जो भी हमारा शेयर ऑफ इनकम था, वो हम अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं। तो देखिए कितना लॉजिकल है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। जब खुद ही इतना टैक्स भर दिया उन्होंने, जिससे ज्यादा टैक्स रेट होती नहीं है इनकम टैक्स में, ओके, तो फिर हमारा जो भी शेयर होगा वो हमारी इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, खास बात है, अगर एओपी बीओआई ने अपनी इनकम पे नॉर्मल रेट से क्या करा है, टैक्स पे करा हुआ है, ये कब स्थिति में होगा, जब एक भी मेंबर की टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या नहीं हो, ज्यादा नहीं हो, और मेंबर कोई फर्म भी नहीं हो, उसके अंदर कोई कंपनी भी नहीं हो, कोई फॉरेन कंपनी भी नहीं हो, क्योंकि इन पे तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब मेंबर सब इंडिविजुअल हो और किसी की भी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा ना हो, तो फिर एओपी बीओआई पे नॉर्मल स्लैब रेट से क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। अब वो जब नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स दे दिया,
वहां की इनकम में आपका जो शेयर है पहले तो इंक्लूड होगा, अब इंक्लूड होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि हो सकता है बैलेंस टैक्स तो आप दोगे, क्योंकि वो इनकम इंक्लूड करने के बाद हो सकता है कि आप हाईएस्ट स्लैब रेट में चले जाओ, आप 20% स्लैब रेट में चले जाओ, आप 30% स्लैब रेट में चले जाओ, और अगर आपने 115 बीएससी कुछ ऑप्ट कर रखा है तो 25 में जा सकते हो, 20 में जा सकते हो, 15 में भी क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो ऐसी स्थिति में वहां की इनकम में जो आपका शेयर है पहले तो हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन बाद में रिबेट दे देंगे। क्या रिबेट देंगे, जो भी एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ टैक्स मतलब उस इनकम पे आप पे जितना एवरेज रेट ऑफ टैक्स बन रहा है, ठीक है ना, वो हम आपको उसकी क्या दे देंगे, रिबेट दे देंगे, जो हम न्यूमेरिकल से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आपकी खुद की इनकम मान लीजिए, आपकी खुद की इनकम तो थी 2,30,000 और वहां से आपको शेयर मिल रहा है 4 लाख कितने का, 60,000 का। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6,90,000। तो 6,90,000 पे क्या निकाला जाएगा, टैक्स निकाला जाएगा, जबकि इस पे तो ऑलरेडी एओपी बीओआई क्या दे चुकी है, टैक्स पे कर चुकी है। जब उस पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है तो हमको अब रिबेट मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी रिबेट, हमने हमारा इतना टैक्स बन रहा है कितने पे, 6,90,000 पे, तो 4,60,000 पे कितना बनेगा, तो बस इतने की हमको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। बस बस इतने की हमको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। बैलेंस जो भी क्या आएगा, टैक्स आएगा, इस पे हम 4% सेस इंक्लूड करके क्या कर देंगे, पे कर देंगे, तो ये रिबेट मिल गई। तो कितनी सिंपल सी बात है भाई, उन्होंने खुद ने ही स्लैब रेट से टैक्स पे करा है, तो उनकी इनकम में जो शेयर है वो हमारी टोटल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि हो सकता है इंक्लूड करने के बाद हम कोई हाई स्लैब रेट के अंदर आ जाए, ठीक है ना, किसमें आ जाए, ज्यादा स्लैब रेट के अंदर आ जाए। तो फिर क्या होगा, जो भी टैक्स निकलेगा डिवाइडेड बाई हमारी टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाई जो शेयर होगा, इतने की हमको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। ओके, और तीसरी खास बात और लास्ट बात, अगर एओपी बीओआई पे कोई टैक्स लग ही नहीं रहा, कहने का मतलब यह है, ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि भाई कोई फर्म भी नहीं है उसके अंदर, कोई फॉरेन कंपनी भी नहीं है, कोई इंडियन कंपनी भी मेंबर नहीं है, सब इंडिविजुअली मेंबर है, किसी की भी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, और एओपी बीओआई की खुद की इनकम भी क्या नहीं है, फिर बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो नॉर्मल स्लैब रेट से जब टैक्स निकाला तो एओपी बीओआई पे कोई टैक्स लगा ही नहीं है। तो जब लगा ही नहीं तो अब क्या होगा, तो आपका मेंबर का जो भी शेयर होगा वो क्या होगा, आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, और ऐसी स्थिति में अब आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि एओपी बीओआई ने कोई टैक्स ही पे नहीं करा है, तो आपको 86 के अंदर कोई भी क्या नहीं मिलेगी, रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, यहां रिबेट कैसे मिलेगी, ये एक आपको क्या कर दिया, तरीका बता दिया कि इस तरीके से आपको रिबेट मिल जाएगी। वो खुद ही अगर इतनी रेट से क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो मैं भी टैक्स रेट नहीं है मेरे पे भी नहीं है। अगर मेंबर कोई फर्म भी हूं तो भी मेरे पे इससे ज्यादा रेट नहीं है, अगर कोई मेंबर में फॉरेन कंपनी हो तो भी मेरे से इससे ज्यादा रेट से तो आप टैक्स ले ही नहीं सकते। तो जब ऑलरेडी एओपीबीआई ने इस रेट से टैक्स दे दिया तो मेरे वो इंक्लूड शेयर क्या नहीं होगा, इंक्लूड ही नहीं होगा। तो बस ये हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट रिवीजन था। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे क्या कर दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा, और मेरे ख्याल से आप इसको रीड कर लेना, मेरे ख्याल से 4-5 मिनट में रीड कर लेना। और इस वीडियो को मुझे लगे हैं कितने मिनट्स लगे हैं, 24 मिनट्स लगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में क्या कर लेना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए, 15 मिनट्स के अंदर। तो पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल लेक्चर्स बाय करे हैं तो उनको इस टॉपिक के प्रैक्टिकल लेक्चर्स पास्ट एग्जामिनेशन के और स्टडी मटेरियल के आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना, किस पे, ड्राइव पे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।